जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजय कुमार आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल यथार्थ क्लासेस पे स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नेचुरल रिसोर्सेस। और आज हम लोग देखेंगे कि हमारी जो प्रकृति है, हमारी धरती जो है, वो हमको क्या क्या चीज़ें देती है। एक्चुअल में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, वो हमारी धरती हमें क्या देती है, यही चीज़ें हैं। यानी कि हम इस पूरे इन्वायरमेंट से, इस धरती से क्या क्या चीज़ें प्राप्त करते हैं, उनकी क्या वैल्यू होती है, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। अभी तक अगर जो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं, अगर जो हम रिसोर्सेज की बात करें कि क्या संसाधन क्या चीज़ होती है, तो संसाधन जो हो वो दो तरह के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब जिसको हमने बनाया हुआ है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का रिसोर्स है, ठीक है। तो अब ये आर्टिफिशियल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आर्टिफिशियल रिसोर्स है, ठीक है। जबकि नेचुरल जो है, जो प्राकृतिक हमको मिलता है, वो दो तरह का हो सकता है, एग्जॉस्टिबल और नॉन इन एग्जॉस्टिबल, ठीक है। तो एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो चीजें खत्म हो जाएंगी, ऐसी चीजें जो नेचर में प्रेजेंट हैं और वो भविष्य में उनका उपयोग हो रहा है लगातार, तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, उसे हम कहेंगे एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और दूसरा जो है वो ऐसे रिसोर्स हैं जो कितना भी हम उनका उपयोग कर लें लेकिन वो खत्म नहीं होंगी। जैसे सोलर एनर्जी है, विंड है, रेनफॉल है और टाइडल एनर्जी है। तो सोलर एनर्जी का हम कितना भी उपयोग कर लें वो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो हमको मिलती ही रहेगी। हवा जो है वो भी हमको हमेशा मिलती ही रहेगी। जो रेनफॉल है ये भी हमको मिलती रहेगी। जो समुद्र में ज्वार आता है, इससे जो एनर्जी बनती है, इससे जो एनर्जी निकलती है, वो भी एनर्जी हमको मिलती रहती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो एग्जॉस्टेबल एनर्जी है, एग्जॉस्टेबल एनर्जी में कितने तरह की होती है। तो ये दो तरह की होती हैं। ऐसी एग्जॉस्टेबल एनर्जी जिनको हम फिर से बना सकते हैं, फिर से हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, तो उसे हम रखते हैं रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी रिन्यूएबल में कौन से हैं, जैसे विंड है, वाटर है, फॉरेस्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, रिन्यूएबल है, ये फिर से हम इनको जो है बना सकते हैं। जैसे फॉरेस्ट अगर जो हमने काट दिया है, जंगल काट दिए हैं, तो जंगलों को हम फिर से क्या करते हैं, रिन्यू कर सकते हैं। विंड जो है, हवा जो है, उसको भी जैसे हम क्या करते हैं, यूज कर ले रहे हैं। तो यूज का मतलब ये नहीं है हम उसमें क्या कर रहे हैं, उसको पल्यूट कर दे रहे हैं विंड को, ठीक है। वाटर को हम क्या कर रहे हैं, पल्यूट कर रहे हैं। तो उनको साफ करने का भी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हम उनको फिर से साफ करके फिर से जो है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये चीजें होती है रिन्यूएबल एनर्जी में। लेकिन कुछ जो है नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो नॉन रिन्यूएबल हैं, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, आयरन, बायोलॉजिकल स्पीसीज जो है। यानी हम ये कहें कि जो भी जो स्पीसीज हैं इस धरती पे, हमने अभी पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था कि 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है वो लिस्ट की गई हैं, ठीक है। 1.8 मिलियन लिस्ट की गई हैं, जबकि साइंटिस्टों का मानना है कि इस धरती पे लगभग 10 मिलियन स्पीसीज जो है वो पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ये जो 10 मिलियन स्पीसीज पाई जा रही हैं, इनमें से कोई भी स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो उसको हम फिर से नहीं ला पाएंगे। तो ये भी क्या है, एक तरह का नॉन रिन्यूएबल जो है वो रिसोर्स है। कोल हो गया यानी कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये सब सारी चीजें क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है। या हमारे धरती के अंदर जितने भी ओर प्रेजेंट्स हैं, तो वो सारे ओर्स को हम यूज कर ले रहे हैं। तो सभी ओर अगर जो हम यूज कर लेंगे तो उनको हम फिर से ओर को नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है। एटमॉस्फेयर जो है
वो क्या होता है। जैसे हमारे धरती के चारों ओर, धरती हमारी है, आप देख रहे हैं धरती, इस धरती के चारों ओर जो रीजन है, ऊपर तक का रीजन जो है, वो एक्चुअल में कहलाता है एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो सबसे करीब का यहाँ का रीजन होगा, धरती के सबसे करीब का रीजन होगा। स्ट्रेटोस्फेयर इससे ऊपर का रीजन होगा, मीसोस्फेयर उससे भी ऊपर, और थर्मोस्फेयर जो है उससे भी ऊपर का रीजन होगा। इसको हम लोग देखते हैं, ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो लोअर पार्ट होता है, एटमॉस्फेयर का कहाँ होगा, लोअर पार्ट होगा, ठीक है। ये 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाया जाता है। 8 से 16 किलोमीटर, धरती के सरफेस से 8 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई में ये ट्रोपोस्फेयर पाया जाता है। लगभग 80% जो एयर का होता है, टोटल टोटल एयर का जो 80% है वो लगभग इसी एरिया में पाया जाता है। और जितने भी ड्रामेटिक इवेंट वेदर के होते हैं, मौसम के जितने भी इवेंट होते हैं, वो सारे मूवमेंट जो हैं वो आपको इसी पार्ट में दिखाई देंगे। जैसे वाटर वेपर का है बनना, क्लाउड का फॉर्मेशन होता, डस्ट पार्टिकल का होना, तो ये सारी चीजें कहाँ होंगी, ये बिजली का चमकना, ये सारी चीजें कहाँ पे होंगी, ये ट्रोपोस्फेयर में होंगी, ठीक है। इसके ऊपर जो आता है वो है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब है कि जमीन से या धरती से 30 से 50 किलोमीटर के ऊपर का जो रीजन है उसे हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इस लेयर में जो है ओजोन की मोटी परत पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कि ओजोन की लेयर जो है वो किस परत में पाई जाती है, तो वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। इसीलिए इस स्फेयर को, इस स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर अगर जो हम लोग जाते हैं, यानी 100 किलोमीटर पे जाते हैं, यानी जमीन से 100 किलोमीटर ऊपर जाते हैं, तो वहां मिलता है हमारा मीसोस्फेयर मिलता है, ठीक है। जो थर्मोस्फेयर होता है उससे भी ऊपर होता है आपका 100 से 500 किलोमीटर तक वाले भाग को जो है मीसोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर चूंकि इंक्रीज होता रहता है लगातार, जो है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं हम टेम्परेचर इंक्रीज होने लगता है, और टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण यहाँ पे हाई एनर्जी रेडिएशन पाया जाता है, जिसके कारण से यहाँ पे गैसों का आयोनाइजेशन हो जाता है। जो गैसें होती हैं ऊपर, उनका क्या हो जाता है, आयोनाइजेशन, यानी आयन में वो टूट जाते हैं। इसीलिए इस पार्ट को हम आयनोस्फेयर भी कहते हैं। क्लियर हो गया है। आयनोस्फेयर इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पे जो गैसेज होती हैं उनका आयोनाइजेशन हो जाता है। आयोनाइजेशन क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे हाई एनर्जी रेडिएशन पाई जाती है। इस स्फेयर में जो आयनोस्फेयर है या थर्मोस्फेयर है, यहाँ पे रेडियो रिफ्लेक्टिव एंड इम्पोर्टेंट फॉर द टेली कम्युनिकेशन ऑन अर्थ। अर्थ पे जितना टेली कम्युनिकेशन या मोबाइल का नेटवर्क है या इंटरनेट का नेटवर्क है, किसी चीज का जो नेटवर्क वाली बातें हैं, रडार है, ये सारी चीजें जो हैं वो आपका टेली कम्युनिकेशन जो अर्थ पे होती है यहीं से दिलाई जाती है। ये देख लीजिए कि ये हमारी धरती है, ठीक है, ये हमारी धरती है। धरती से अगर जो हम 8 से 16 किलोमीटर की बात करें तो ये क्या है, ये ट्रोपोस्फेयर है। उससे ऊपर अगर जो हम 50 किलोमीटर पे जाते हैं तो वहां पे आता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर आता है। 50 किलोमीटर से ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे मीसोस्फेयर आता है। उल्का पिंड वाली जो घटनाएं होती हैं, उल्का पिंड का जो जलना स्टार्ट होता है तो वो हमारे मीसोस्फेयर में आकर के स्टार्ट होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में जो है वो हमारे जितने भी विमान हैं, जितने भी जेट हैं, ये सारे स्ट्रेटोस्फेयर में चलते हैं। ऐसा इसलिए चलता है क्योंकि जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ट्रोपोस्फेयर में बादल है, क्लाउड, ये सारी रेन है, बिजली चमकना है, ये सारी घटनाएं होती हैं। तो जितना भी प्लेन होता है वो स्ट्रेटोस्फेयर में इसलिए चलता है क्योंकि मौसम का कोई भी चीज यहाँ पे नहीं होता है। तो ऊपर जब हम चलेंगे तो क्या होगा कि सारी चीजें, सारा रूट क्या होगा, वो हमेशा क्लियर होगा, ठीक है। इसीलिए स्ट्रेटोस्फेयर में विमान जितने भी हैं, प्लेन जितने भी हैं, फाइटर जेट जितने हैं, सब ऊपर ही चलते हैं। मीसोस्फेयर में उल्का पिंड वाली जो घटनाएं होती हैं, कॉमेट वाली जो घटनाएं होती हैं, वो होती हैं, आपको दिखाई देता है। उसके ऊपर जो थर्मोस्फेयर है, यानी आयनोस्फेयर जिसकी हमने बात करी है,
तो आयनोस्फीयर में जो हमारे सैटेलाइट होते हैं उनको सेट किया जाता है। ये क्या होता है, आयोनाइजेशन कर देता है, गैसों का आयोनाइजेशन कर देता है, यहीं से जो है सिग्नल हमारे धरती पर भेजा जाता है। ठीक है, चीज़ों का जो सिग्नल होता है वो सैटेलाइट के माध्यम से हमारी धरती पे भेजा जाता है। इसीलिए टेलीकम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है थर्मोस्फीयर। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग जो एयर है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, तो हम एयर की बात करेंगे, यानी जो हमारा सबसे नीचे का लेयर है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर की बात करेंगे, वहां पे जो हो रहा है, क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग पोल्यूशन को समझते हैं। ठीक है, पोल्यूशन क्या चीज होता है, तो देखिए पोल्यूशन जो है, कोई भी जो किसी में भी, चाहे वाटर में, चाहे एयर में, या किसी भी चीज में, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है, किसी भी चीज की जो केमिकल प्रॉपर्टी है, उस केमिकल प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब करना ही पोल्यूशन कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। जैसे हमारा जो एयर है, एयर में जो नाइट्रोजन है उसका परसेंटेज फिक्स है। नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है 78% होता है। ठीक है, जो आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परसेंटेज 21% होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, CO2 का परसेंटेज जो है वो 0.03% होता है। ठीक है, उसी तरह से और जो गैसेस हैं तो उनका भी एक परसेंटेज निश्चित होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे एयर का कंपोजिशन ये है। ठीक है, एयर का जो केमिकल कंपोजिशन है वो 78%, 21%, 0.03%, ये हमारे एयर का कंपोजिशन है। अब अगर जो इस कंपोजिशन को कहीं से हम डिस्टर्ब करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दें, चाहे हम कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा दें या घटा दें, या हम नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन घटा दें या बढ़ा दें, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और चूंकि ये चीजें एयर में हो रही हैं तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसको एयर पोल्यूशन, यानी एयर के केमिकल कंपोजिशन को डिस्टर्ब करना ही क्या कहलाता है, एयर पोल्यूशन कहलाता है। अब इसमें से कोई चीज या तो हम निकाल दें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड पूरी तरह से निकाल दें, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हम बढ़ा दें। तो या तो निकाल दें या तो हम बढ़ा दें, तो दोनों चीजें होने से क्या हो रहा है कि आपका एयर का जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, वो केमिकल कंपोजिशन क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो जा रहा है। इसके कारण से क्या हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है। तो पहला एयर पोल्यूशन का जो हमारे पास, हमारे यहाँ मुख्य कारण है, वो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जितने भी फॉसिल फ्यूल जल रहे हैं, लकड़ियां जल रही हैं, कोयले जल रहे हैं, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीजें जो जल रही हैं, उससे क्या निकल रहा है, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। जितने भी आपके फैक्ट्री चल रही हैं, सारी फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है वो क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड एयर में पहुंच करके ये जो बैलेंस है हमारा, जो केमिकल कंपोजिशन हमारे एयर का है, उसको क्या कर दे रहा है, डिस्टर्ब कर दे रहा है, जिसके कारण से क्या बन जा रहा है, वो एयर पोल्यूशन हो रहा है। यहां तक बात क्लियर हो गई। सल्फर ऑक्साइड जो है, ये ज्यादातर सल्फर ऑक्साइड जो है वो हमारे कोल से निकलता है। जो कोल होता है वहां से ये सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, पेट्रोलियम से निकलता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या करता है कि सल्फर डाइऑक्साइड हमारे इस लिस्ट में नहीं है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड जो है हमारे एयर वाले लिस्ट में नहीं पाया जा रहा है, जो केमिकल कंपोजिशन है एयर का वहां पे नहीं पाया जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो इंटर कर रहा है उस केमिकल कंपोजिशन में, तो सारे का सारा जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर है दैट विल बी डिस्टर्ब, दैट्स व्हाई इट कॉजेज पोल्यूशन इन द एयर। ठीक है, तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड का आना, ठीक है, वो क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन काज कर रहा है। ठीक उसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड है CO। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2, सल्फर डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, SO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब CO2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का मतलब हो गया CO कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है, और ये भी जो है कहाँ से निकलता है, ये फॉसिल फ्यूल्स से ही ज्यादातर निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या करता है कि
अगर जो हमारे अंदर ये इनहेल हो जाता है तो ये हमारे हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। इसकी जो हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज़्यादा है, ठीक है। और एक बार बाइंड करने के बाद में ये छोड़ता नहीं है हीमोग्लोबिन के, जिसके कारण से हम और जो ऑक्सीजन है वो नहीं ले पाते हैं। जब हमारे हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं छोड़ेगा तो ऑक्सीजन से कैसे बाइंड करेगा। तो इसीलिए क्या होता है, एक बार हीमोग्लोबिन से अगर जो कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गया तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी होने के कारण से क्या होता है कि हमको वोमिटिंग हो सकती है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, न्यूजिया हो सकता है, हेलुसिनेशन होने लगता है और ज़्यादा कंसंट्रेशन होने पर हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या करता है, एयर पोल्यूशन काज करता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2, ठीक है, NO2 और NO3 दोनों है। तो NO2 जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल के कारण ही होता है और ये जो है केमिकल कंपोजिशन हमारे एयर का जो है उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण से एयर पोल्यूशन होता है। अभी हम सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं उनके बारे में हम लोग और देखेंगे कि ये और क्या करते हैं, ये और क्या जो है कॉज करते हैं, हमारे हेल्थ के ऊपर क्या जो है बुरा असर करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। स्मॉग, स्मॉग जो है दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। स्मोक, स्मोक माने धुआं, आप लोग जानते ही है, स्मोक और फॉग, ठीक है। तो फॉग और स्मोक जो है दो शब्दों से मिलकर के ये बना हुआ है, इसीलिए इसको कहा जाता है स्मॉग, ठीक है। फॉग, स्मोक का SMO और ऑग का G, ठीक है। तो इसीलिए इसको स्मॉग कहा जाता है। जब फॉग में जो कोहरा होता है, कोहरे में अगर स्मोक धुआं मिक्स हो जाता है तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत ही कम हो जाती है, यानी 0% विजिबिलिटी हो जाती है जब स्मोक जो है, धुआं जो है वो फॉग में मिल जाता है। जब फॉग में मिल जाएगा तो विजिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन होता है वो भी कम हो जाएगा, जिसके कारण से हमको सांस लेने में परेशानी हो सकती है। विजिबिलिटी कम होने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। एरोसॉल स्प्रे का मतलब होता है कि जो एक कोलाइडल सोल्यूशन की तरह ये काम करता है, यहाँ पे कोलाइडल सोल्यूशन बना लेता है कि जो हवा में पानी है उसके अंदर जो है वो क्या हो जाते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो है जमा हो जाते हैं और वो पार्टिकुलेट मैटर जो है वो फॉग की तरह जो है चारों ओर घेर लेते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि ये फॉग है, लेकिन एक्चुअल में वो फॉग नहीं होता, वो होता है एरोसॉल स्प्रे। जब पोल्यूशन का लेवल ज्यादा हो जाता है, ये ज्यादातर देखने को मिलता है आपको दिल्ली में, ठीक है। वहां पे क्या होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, फैक्ट्रियां बहुत है वहां पे, तो पार्टिकुलेट मैटर हवा में रहते हैं और वही वाटर से कंबाइन करके क्या करता है, एरोसॉल स्प्रे बना लेता है। और जिसके कारण से क्या होता है, वहां पे भी विजिबिलिटी कम हो जाती है, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारी चीजें दिक्कत करती है। इसके बाद में अब हम बात करते हैं एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होता है, एसिड को हम जानते हैं कि एसिड जो है HCl क्या है, आपका एसिड है। H2SO4 क्या है, एसिड है। HNO3 क्या है, एसिड है। तो अब जो है हम अभी देखा जो है कि हवा में क्या हो रहा है, SO2 जो है वो जा रहा है, यहाँ पे SO2 हो रहा है और नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी यहाँ पे जा रहे हैं हवा में। वो कैसे निकले, फैक्ट्रियों से निकले हैं, गाड़ियों से निकले हैं, कोल से निकला है, तो उनके बर्न होने से ये सारे गैसेस निकले हुए हैं। तो अब जब ये हवा में गए हैं तो क्या होता है, इवोपोरेशन होता है, वाटर का इवोपोरेशन होगा। वाटर इवोपोरेट करके ऊपर जाएगा, क्लाउड बनाएगा और उसी के साथ साथ में ये जो SO2 और NO2 हैं ये दोनों क्या करते हैं कि रिएक्ट करते हैं। तो वाटर के साथ जब SO2 रिएक्ट करेगा, SO2 प्लस H2O जब ये रिएक्ट करेगा SO2 और H2O के साथ में तो वो बना लेगा H2SO4। तो H2SO4 जब बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है भाई, H2SO4 क्या है, एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से नाइट्रोजन जब वाटर से कंबाइन करेगा तो बना लेगा आपका HNO3। तो HNO3 बन गया, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। ये नाइट्रिक एसिड भी क्या है, एसिड है और ये भी एसिड है। तो अब
जो पानी ऊपर क्लाउड बना है उसमें अब इनकी मात्रा बढ़ गई, यानी HNO3 और H2SO4 की मात्रा बढ़ गई। अब वो जो क्लाउड बना है वो जो प्रेसिपिटेट होगा वो गिरेगा, यानी पानी जब बरसने लगेगा, रेन जब होगी, तो उसी के साथ ये एसिड भी आ जाएंगे। और जब ये एसिड भी उसी के साथ आ जाएंगे तो जितने भी वेजिटेशन है, यानी प्लांट्स के ऊपर भी गिरेगा, इमारत के ऊपर भी गिरेगा, हमारे ऊपर भी गिरेगा, एनिमल्स जो हैं उनके ऊपर भी गिर सकता है, तो गिरता है। तो उनको क्या होगा, चूंकि एसिड आप किसी के ऊपर गिराओगे तो वो क्या हो जाएगा, नुकसान होगा उसका, चाहे वो घाव बन सकता है, चाहे कैंसर भी काज कर सकता है, या हमारी जो बिल्डिंगों के ऊपर अगर गिरेगा तो हमारी जो बहुत सारी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें हैं, जैसे ताजमहल है, तो ताजमहल में क्या करेगा, इरोजन कॉज करेगा। आप किसी संगमरमर के ऊपर आप कोई एसिड गिराओगे तो इरोजन नहीं होगा वहां पे, यानी वहां से वो टूट टूट कर गिरने नहीं लगेगा। तो हमारे जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक जो मकान हैं, इमारतें हैं, उनको भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो ये बहुत सारा नुकसान जो है एनिमल के ऊपर गिरेगा, जो छोटे एनिमल हैं वो मर सकते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो भी वहां पे मर सकते हैं, बड़े प्लांट को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो एसिड रेन की वजह से जो है वो बहुत ही नुकसान होता है हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वो चाहे प्लांट हो और चाहे एनिमल हो। ठीक है, तो ये जो एसिड रेन हो रहा है, ये कारण क्या है इसका, इसका कारण है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के कारण ही क्या होता है, एसिड रेन होता है। क्लियर हो गया। और एयर पोल्यूशन में स्पेशली SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होता है, और जब ये वाटर से मिलते हैं तो ये HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड और H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, और वो पानी के साथ जो है बरसता है, जिससे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको नुकसान पहुंचता है। और साथ ही साथ हमारे जो ऐतिहासिक चीजें हैं, ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हैं, उनके ऊपर भी ये नुकसान करता है। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।